हेलो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पे आ गया है एयर फाइबर की बुकिंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। अब मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा या कमेंट में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी उसको वॉच आउट कर सकते हो। अब सबसे पहले वीडियो हम जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि मैं वीडियो ज़्यादातर खुले एरिया में होता है उसमें ही बनाता हूँ, कि उससे क्या रहता है कि एक तो लाइव होती है सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ आपको चीज़ें देखने में भी आसानी होती है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आज हवा का थोड़ा बैकग्राउंड में ज़्यादा है, क्योंकि आज हवा अच्छी चल रही है, मौसम थोड़ा अच्छा है इस वजह से। बट हम कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड वॉइस को जितना हम कम कर सके उतना कम करने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि मैं आपको एक डाटा भी शेयर करूँगा, क्योंकि व्यूवर्स तो अच्छे होते हैं, व्यूवर्स की नो डाउट। जितना मुझे हम वीडियो बना रहे हैं उसके हिसाब से वीडियो मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे अप्रिशिएट करते हो, वीडियोस को देखते हो, कमेंट भी करते हो। बट यार चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। जिस हिसाब से आप व्यूज़ कर रहे हो, अगर इतने हिसाब से मेरे चैनल सब्सक्राइबर हो जाते तो आई थिंक आज 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाते मिनिमम। होता उससे ज़्यादा भी हो सकते थे, पर मिनिमम इतने तो हो सकते थे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। आपकी डिमांड पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरी फैमिली हो। और मैं लास्ट में कुछ आपको ऐसी एक चीज़ और भी बताने वाला हूँ जो आई थिंक आपके लिए इन फ्यूचर कभी जब तक आप हमारे चैनल पर रहोगे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अब जिस वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं एयर फाइबर बुकिंग सेकंड पार्ट, इस वीडियो का हमारा नाम रहेगा। इसमें क्या आपको सीखने को मिलेगा, मैं क्विक आपको बता देता हूँ। इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा कि स्टेप बाय टू स्टेप कस्टमर का कनेक्शन कैसे बुक करें एज ए इंजीनियर, राइट। आपको क्या बिल्डिंग आईडी उठानी है, कैसे आपको कस्टमर का डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना है, कैसे आपको मेजरली उसकी डिटेल्स डालनी है, कैसे उसका फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, सब चीज़ें आपको लास्ट स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। और इस चीज़ों को भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अगर आप फर्स्ट टाइम DKYC कर रहे हो या आपको DKYC करनी नहीं आती, यानी कनेक्शन बुक करना नहीं आता, तो किस तरीके से कनेक्शन बुक करें जिससे कि आपका भी पैसा ना फंसे। यानी कि मान लिया आपने पेमेंट कर रहे हो, पहले कस्टमर कह रहा है मैं बाद में दूंगा, आप पहले करते हो, आपने ट्रस्टिंग बेस बनाने के लिए आपने अपने खुद से पेमेंट करते हो, लगने के बाद आप खुद से लेना चाहते हो, तो उससे क्या होता है कि अगर मान लिया आपने कनेक्शन गलत कर दिया तो आपका भी पेमेंट फंस जाएगा, राइट। तो इस तरह मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे कि आपका भी पेमेंट ना फंसे और कस्टमर का पेमेंट ना फंसे। मान लिया आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया या एक भी डिटेल्स गलत डाल दी, तो उससे क्या होगा कि कस्टमर का पेमेंट फंस जाएगा, वो रिजेक्शन आ जाएगी। तो उसमें क्या है, रिफ़ंड तो आ जाता है नो डाउट, बट रिफ़ंड आएगा कम से कम 1 हफ्ते बाद। उस चीज़ में क्या है कि कस्टमर इरिटेट हो जाएगा, आपको भी गाली देगा, आपके MS को भी गाली देगा, प्लस MS आपको गाली देगा कि आपने सही तरीके से डिटेल्स क्यों नहीं फिल करी। और आप सभी को पता है कि आज की डेट में ये चीज़ें हो गई है कि एम्प्लॉई, अगर जियो का जो भी एम्प्लॉई है, अगर उसको कनेक्शन बुक करना है तो उसको अपने ही फ़ोन से कनेक्शन बुक करना है। पहले क्या होता था, पहले किसी से बुक करवा दिया, अपनी लॉगिन ID पासवर्ड डलवा दिया और अपने नाम पे वो बुक हो गया। पर अब नहीं है, अब क्या है कि अब आपको पर्सनली अपने ही फ़ोन से बुक करना होगा, तभी वो अपनी आपकी ID पे चढ़ेगा, अदरवाइज वो नहीं चढ़ पाएगा। तो आपको सबसे पहले DKYC करना आना चाहिए, तभी आप अपने फ़ोन से इसको बुक कर सकते हो। तो उस चीज़ के लिए आपको हमारी वीडियो लास्ट तक देखनी है। और मैं मेजरली क्विक आपको इसमें भी बता देता हूँ कि जो बिल्डिंग आइडिया वो कैसे उठानी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल्स में पहले पार्ट में बताया हुआ है। मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है जो आर के ऊपर लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे सबसे ऊपर जाना हमारे जियो डिजिटल KYC पर। जियो डिजिटल KYC पर जाने के बाद जैसे कि आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको रिटेल जियो फाइबर, ठीक है। यहाँ पे उसको डन कर देना है। अब बोलोगे सर कि इसमें आपने हमें तो एयर फाइबर बुक करना है, बट इसमें तो रिटेल जियो फाइबर आ रहा है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें अगर मेजरली आता भी है तो आपको कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें सब चीज़ें जब आप बिल्डिंग आईडी उठाओगे तो सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। अब हम सबसे पहले अपने मैप पे अब जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारी बिल्डिंग आईडी का स्ट्रक्चर ओपन हो चुका है मैप पे।
तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको जिस लोकेशन पर खड़े हो उस लोकेशन की आपको बिल्डिंग आईडी उठानी है कनेक्शन को बुक करने के लिए। सपोज़ करो आपने, अब ये चीज़ें मत कर देना कि आप घर से बुक कर रहे हो, मतलब किसी और लोकेशन से बुक कर रहे हो, आपने वही आईडी उठा दी, ऐसा मत करना। आपको करना क्या है कि कस्टमर से पूछना है कि सर, अगर मान लें इनकेस आप कस्टमर के एड्रेस पे नहीं हो, इधर उधर हो या किसके ऑफिस में हो और बोल रहा है कि भाई वहाँ की बिल्डिंग है, वहाँ पे लगाना है, तो कोशिश करो कि वहाँ की बिल्डिंग आईडी आप उठाओ। सपोज़ करो कस्टमर है वाई ब्लॉक में और वो कह रहा है कि भैया मुझे जेड ब्लॉक में लगाना है, आप यहाँ से, मैं वहाँ नहीं जा सकता, अभी शाम को जाऊँगा, तो आप प्लीज़ यहाँ से बुक कर दो। तो आपको सिंपली करना क्या है, मैप पे थोड़ा स्क्रॉल करके इधर उधर चेक कर लेना है कि जेड ब्लॉक की बिल्डिंग आईडी आप उठा सकते हो इजीली, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर कस्टमर के आप लोकेशन पे ही खड़े हो तो आपको क्या करना है कि ये जो ब्लू कलर का हमारा करंट लोकेशन का आइकन है, इस पर प्रेस करना है। इससे प्रेस करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि ये आपको एग्जिट करंट लोकेशन पे लेके आ जाएगा जिस पे आप खड़े हो। तो आपको सिंपली वहाँ की बिल्डिंग आईडी उठा लेनी है इस तरीके से, जैसे हमने उसको थोड़ा सा होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको इस तरीके के सारी स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसकी बिल्डिंग आईडी नंबर आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास में आ रहा है NOID BD करके। इस तरीके से आपको कोई भी बिल्डिंग आईडी नंबर आ जाएगा, उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल आपके नंबर आ जाएंगे। तो उसको आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद इस पर येस करके आपने फ्लोर डाल देना है, कितने फ्लोर की आपकी बिल्डिंग है। जैसे सपोज मेरी बिल्डिंग 2 फ्लोर की है, तो मैंने अपने 2 फ्लोर यहाँ पे डाल दिए। अब चीज़ें देखो, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कल ही हमारे साथ में कि एयर फाइबर कनेक्शन बुक कर रखा था इन सेल्स वालों ने, और उसमें क्या सीन हुआ, एयर फाइबर प्लस बुक कर रखा था। तो उन्होंने 599 रुपये का प्लान, जो हमारा 30 Mbps का प्लान होता है, वो बुक कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बुक कर दिया, हम चले गए लगाने के लिए, तो वहाँ पे क्या किया, एयर फाइबर के सिग्नल नहीं आए। तो हमने जैसे कि अपने बैकएंड THD हम जिसको बोलते हैं, उस पर हमने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि भैया अब जो 599 वाला प्लान है हमारा, वो कन्वर्ट नहीं होता है नॉर्मल में, वो आप कैंसिल करवा के दोबारा बुक करना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ें आप हमेशा याद न रखना, अगर आप सेल्स वाले हो या आप इंजीनियर हो, तो आपको करना क्या है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ एक्चुअल में यहाँ पे एयर फाइबर प्लस लग सकता है। दूसरी बात, आपने उसकी छत पे जाके चेक किया कि यहाँ पे टावर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, कोई टावर ऐसा नहीं है जो नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आपको सिंपली एयर फाइबर प्लस बुक करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं लग सकता, यानी कि 2 फ्लोर की बिल्डिंग है या 3 फ्लोर की बिल्डिंग है या 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, पर उसके आसपास की बिल्डिंग ज़्यादा हाइट पे है या टावर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा उसकी छत पे जाकर, तो प्लीज़ मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट, अगर वो 599 वाला प्लान ले रहा है तो उसका एयर फाइबर प्लस बुक ना करो। आपको करना क्या है, आपको सीधा आपको नॉर्मल एयर फाइबर बुक कर देना है। अगर उससे ऊपर प्लान लेना है, 100 Mbps का प्लान ले रहा है, तो आप एयर फाइबर प्लस बुक करके एक बार ट्राई कर सकते हो, बट 30 Mbps प्लान में ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। तो सिंपली ये चीज़ें कल हमारे साथ में हुई है, तो मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो अब एयर फाइबर, हमारी बिल्डिंग आईडी है एयर फाइबर की, तो हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हमने येस कर दिया। अब ये कह रहा है कि आप जिस डॉक्यूमेंट्स से इसको करना चाहते हो वो उस डॉक्यूमेंट्स की आप डिटेल डालो। तो मैं सिंपल इसको डिजिटल आधार कार्ड से करूँगा, यानी कि आधार कार्ड के द्वारा DKYC करूँगा। तो मैंने आधार कार्ड पे सर्च कर रखा है, वो कर रखा है। आप भी कोशिश करें कि कस्टमर का आधार कार्ड से ही बुक करें, क्योंकि हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस से भी बुक हो जाता है, पासपोर्ट जो हमारा पासपोर्ट साइज वो वोटर ID कार्ड होता है उससे भी बुक हो जाता है, बट उससे थोड़ा सा क्रिटिकल होता है बुक करने में, क्योंकि वो स्कैन नहीं होते, वो सारी चीज़ें आपको मैनुअली डालनी पड़ती है। पर आधार कार्ड से क्या है कि आधार कार्ड स्कैन हो जाता है, तो उससे 70% डिटेल्स तो ऑटोमेटिकली उठा लेता है, तो इसलिए ईजी रह जाता है और कस्टमर की एक्यूरेट डिटेल्स उसमें फिल हो जाती है। और मान लिया आप खुद से फिल करोगे तो उसमें कुछ भी वर्ड मिसमैच हो गया तो आपको पेमेंट बाद में पेमेंट फंसने का ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो इसलिए आधार कार्ड से आपको कनेक्शन बुक करना है और उसको बाय स्कैन करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपना आधार कार्ड स्कैन करूँगा, मैं आप सभी को अपने आधार कार्ड से ही दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। ये हमारा आधार कार्ड स्कैन हो चुका है और उसने आधार कार्ड QR कोड सक्सेसफुली सबमिट कर लिया। और उसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे बोल रहा है कि अपने जो भी आपने ID कार्ड से बुक कर रहे हो उसका फ्रंट का और बैक का फ़ोटो डालिए। तो मैं आपको फ्रंट और बैक दोनों फ़ोटो डाल के फिर आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो हमने फ्रंट और बैक दोनों की फ़ोटो डाल दी अपने आधार कार्ड की। तो आपको क्या करना है कि जो मान लिया अगर सपोज़ कर आपके कस्टमर के पास में आधार कार्ड नहीं है, वो ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा है या फिर आपको वोटर ID कार्ड ले रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसकी मैनुअल डिटेल्स डाल सकते हो, क्योंकि आपको स्कैन तो होगा नहीं दोनों चीज़ें। तो आपको क्या है कि मैनुअल डिटेल्स डालनी है, फिर उसका आधार कार्ड वो ड्राइविंग लाइसेंस प्लस आपका उसका जो
वोटर ID कार्ड है उसकी दोनों की फ्रंट की बैक की फ़ोटो आप डाल देनी है जिससे भी आप बुक कर रहे हो, ठीक है। और सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको आधार कार्ड यहाँ पे दिखा देगा कि आपने आधार कार्ड डाला है, और अगर आप आधार कार्ड नहीं डालते तो आप जिससे आपने जो आपने डाला है वो आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि आप कस्टमर की फ़ोटो अपलोड करिए। अगर कोशिश करिए आप बैक कैमरे से करिए, अगर आप बैक कैमरे से नहीं कर सकते तो फ्रंट कैमरे से भी अब इसको कर सकते। तो हम फ्रंट से करेंगे क्योंकि मैं सिंगल ही हूँ। अगर मैं कस्टमर ही करता तो मैं बैक कैमरे से करता, बट मैं अपनी कर रहा हूँ तो मैं फ्रंट से कर रहा हूँ। तो मैं आपको फ़ोटो अपलोड करके तब आपको दिखा। अब हमने अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर दी है। इस तरीके से आपको फ्रंट कैमरे से खींच कर अपनी फ़ोटो अपलोड कर लेनी है, ठीक है। और उसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली ये कुछ डिटेल्स हमारे दिखा देगा कि ये आधार कार्ड नंबर दिखा दिया, नाम दिखा दिया, डेट ऑफ बर्थ दिखा दी, इंडियन सिटीज़न है, हम मेल है, और पिताजी का नाम दिखा दिया। अब इसमें हमें कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे मेल, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में डालूँगा मोबाइल। तो एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा, आपने जो मोबाइल नंबर डाल रहे हो या ईमेल आईडी डाल रहे हो वो कस्टमर को एक बार डालने से पहले वेरीफाई कर, मतलब उसको सबमिट करने से पहले उसे कस्टमर से वेरीफाई करा लेना। मान लो पहले तो आप क्या करोगे कि आप कस्टमर से पूछोगे सर मोबाइल नंबर बता दीजिए, मेल आईडी बता दीजिए, आपने टाइप कर दिया, डाल दिया। बट उसको जब सबमिट करते हैं हम फाइनल, सबमिट करने से पहले आपको कस्टमर को एक बार दिखा देनी है दोनों चीज़ें कि सर आप एक बार चेक कर लीजिए आपकी मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है सही तो है। क्योंकि अगर मान लिया आपने चेक नहीं कराया और उसको सबमिट कर दिया तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, उसमें इन फ्यूचर जो कस्टमर को रिचार्ज करना या माईजी ऐप में लॉगिन करना या उसको जो नोटिफिकेशंस आती हैं, रिचार्ज का बिल जो आता है, वो उसको कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो उस सिनेरियो में फिर कस्टमर भी इरिटेट हो जाएगा और आपको भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको भी OTP नहीं मिल पाएगा। आप मान लें जब एज ए इंजीनियर जब कोई भी जाएगा तो इंस्टॉलेशन के लिए फिर उसको भी OTP मिलना में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि OTP इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसका मोबाइल नंबर ही गलत है। मोबाइल नंबर गलत है तो जिसका मोबाइल नंबर आपने डाल रखा है उस पर OTP जाएगा। अब इन केस अगर वो मोबाइल नंबर बंद हुआ तो जैसे ही तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों चेक करवा के ही इसको फाइनल सबमिट करें। तो मैं आपके मेल आईडी और नंबर मोबाइल नंबर डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों चीज़ें डाल दी है। और मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, सबमिट कर दूँगा। ये चीज़ें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी कस्टमर से एक बार चेक करवा लिया जब आप कस्टमर की डालोगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर देना है और इसको प्रोसीड कर देना है। अब ये कह रहा है कि देखो मेरा मोबाइल नंबर जो मेरा आधार कार्ड था मेरा मुजफ्फरनगर का था, तो ये अब मेरे से लोकल रेफरेंस मांग रहा है। लोकल रेफरेंस क्यों मांग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ का रहने, बेसिकली मेरी यहाँ की आईडी नहीं है जहाँ पे मैं कनेक्टेड रह रहा हूँ। तो अगर कस्टमर ये लोकल रेफरेंस कब मांगता है, जब कस्टमर की आईडी किसी और जगह की होती है बट उसको लगाना किसी और जगह। सपोज़ करो जैसे कि सेम मेरा सिनेरियो है कि मैं बेसिकली रहने वाला मुजफ्फरनगर का हूँ पर नोएडा में रह के काम करता हूँ, तो मैं नोएडा से ही कनेक्शन लगवाना है, तो इसलिए मेरा लोकल रेफरेंस मांग रहा है नोएडा का किसी का भी। ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड या उसका मोबाइल नंबर नोएडा का हो, आप किसी का भी मेजर नॉर्मली डिटेल्स डाल के उसके नंबर पर OTP जाएगा और उसको सबमिट करा के यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इसका ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको नोएडा वाले बंदा पकड़ना है, उसका आधार कार्ड देख के तब उसका रेफरेंस डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेजरली आप क्या करना है कि आपको नियर बाय कोई भी उसका फैमिली में अदर कोई पर्सन हो जिसका मोबाइल नंबर आप डलवा सकते हो, या अपना एक क्लिक का जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है जियो में, 1% जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है जियो में वो भी आप डाल सकते हो। बट उस चीज़ को मत डालो कि उससे आपको दिक्कत होगी। बट आपको जो कस्टमर या फैमिली में अदर मेंबर है उसी का आप मोबाइल नंबर दूसरा डाल सकते हो एज ए रेफरेंस, ठीक है। बट ये चीज़ें जब डालनी होती है जब कस्टमर लोकल आईडी नहीं होती। अगर लोकल आईडी है उसकी सपोज करो आप नोएडा में बुक कर रहे हो या दिल्ली में बुक कर रहे हो या कहीं भी किसी भी सिटी में बुक कर रहे हो, वहाँ कहीं प्रॉपर रहने वाला है, तो आपको फिर लोकल एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपली अगर डालने की ज़रूरत होती है तो आपको किस तरीके से डालना है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये पहले हमसे क्या कह रहा है कि आपको कहाँ पे कनेक्शन लगवाना है, वहाँ की आपका इसमें देखो लोकल एड्रेस रेफरेंस डालने से पहले अभी देखो एक चीज़ मैंने आपको एक स्टेप आगे का बता दिया, बट मैं सॉरी उस चीज़ के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें डालना है लोकल एड्रेस जहाँ पे कस्टमर को कनेक्शन लगवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही डाल देते हैं, मैंने L101 पे लगवाना है
तो मेरा है सेम बिल्डिंग आईडी, यहाँ पे भी L101 लिख देनी है। स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे L ब्लॉक सेक्टर 12, इसको Q की जगह L कर देना है, इसको किसने ऑटो में उठा लिया है। लैंडमार्क मेरा जो नियर बाय लैंडमार्क को वो डाल देना है लोकल का, और पिन कोड डाल के इसको इस तरीके से सबमिट कर देना। अब देखो इसमें मैंने सारी डिटेल डाल दी। अब इससे क्या होगा, डिटेल जानने से इससे जब ये फाइनल कनेक्शन बुक हो जाएगा तो इंजीनियर ऑटोमेटिक यहाँ पे विजिट करेगा इस एड्रेस पर, ठीक है। तो और वो इधर उधर कहीं किसी एड्रेस पे नहीं जाएगा, यहाँ पे विजिट करेगा और एक बार हमें कॉल करेगा विजिट करने से पहले कि सर आपका कनेक्शन था, मैं लगाने के लिए आ जाऊँ। तो वो इस तरीके से फ़ोन करेगा और हम उसको परमिशन दे देंगे, हाँ सर आ जाइए, क्योंकि हमें लगवाना है तो हम इसलिए उसको बुलाएंगे। तो वो आएगा हमारे एड्रेस पर और विजिट करेगा और चेकआउट करके अपना कनेक्शन लगा देगा, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप जो है लोकल रेफरेंस यहाँ पे डालिए। जो चीज़ें मैंने आपको पिछले पेज में बताई थी तो वो आपको यहाँ पे डालनी है आफ्टर एड्रेस सबमिट करने के बाद। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रैंडमली, अपने फ्रेंड का डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ कोई जो जिसके लिए हमें OTP चाहिएगा। अब देखो आपको सिंपली करना क्या था, लोकल एड्रेस में उसकी कस्टमर की एड्रेस डिटेल डालनी थी, पिन कोड डालना था जो करंटली पिन कोड है आपका वो, और एक उसके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP डाल के उसको सबमिट कर देना है। OTP मैंडेटरी है, अगर आप OTP नहीं ले सकते उस नंबर से तो प्लीज़ वो नंबर ना डालिए, क्योंकि बिना OTP सबमिट किए आप उसको रेफरेंस में नहीं सबमिट कर सकते। तो हमेशा वो नंबर डालिए जिस पर वो OTP आ सके। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा रेफरेंस का नंबर नहीं है कस्टमर के आसपास, कस्टमर कहता है भैया आप नहीं डाल लो, मेरे पास तो यहाँ कोई है नहीं नंबर किसी का नंबर या लोकल में ही का कोई जानकार है, तो आप अपना ही डाल लो। तो उस सिनेरियो में आपको करना क्या है कि आपको वो नंबर डालना है जो आपके जियो में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर जियो में रजिस्टर्ड सिम है आपके पास तो वो नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको सेकेंडरी नंबर डालना है, जिससे क्या रहेगा कि उस पर OTP चला जाएगा और OTP जाके आप उसको सबमिट करके इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। बस बेसिकली आपको ये प्रोसीजर करना है। उसके बाद आपको जैसे आप सबमिट करते हो तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। अब इस पर ये कह रहा है कि आप अपना प्लान सेलेक्ट कर लीजिए, आपको प्रीपेड लेना है, पोस्टपेड लेना है, और ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर डाला है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपली आपको क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। इसको पहले हम कस्टमर हमेशा क्या है कि पोस्टपेड प्लान ही दिया जाना है, प्रीपेड नहीं दे सकते, क्योंकि प्रीपेड प्लान ऑप्शन नहीं होता। अब इसमें कस्टमर कह सकता है कि सर नहीं मुझे तो प्रीपेड प्लान चाहिए, पोस्टपेड प्लान नहीं चाहिए। तो कस्टमर को क्लियरली आपको बताना है कि सर ये प्रीपेड ही प्लान होता है, पोस्टपेड इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि आप 3 मंथ का पेमेंट एडवांस कर रहे हो, अदरवाइज इसकी सर्विसेज प्रीपेड ही रहेगी। आप जब इसको मान लिया आपने 3 मंथ बाद आपका प्लान ख़त्म हो गया तो आप अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो ही बिल आएगा, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर रहे तो कोई बिल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये प्रीपेड ही प्लान है। अब इसका क्या था कि पोस्टपेड क्या है, प्लान में क्या फ़र्क होता है कि अगर पोस्टपेड प्लान कस्टमर यूज़ भी नहीं कर रहा तो भी बिल आता रहता था कंटिन्यू, इतना उसको कैंसिल नहीं करवाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर आप यूज़ करोगे तो बिल आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पे हमारे कुछ प्लान दे देगा उठा के ये, और बोल देगा कि भाई अपना प्लान सेलेक्ट कर लीजिए जिस प्लान पे आपको कस्टमर को प्लान जो देना है। मैं आपको कोई थोड़ा सा प्लान सारे बता देता हूँ। अब इसमें सबसे ऊपर हमारे 599 वाला प्लान दिया हुआ है 3 मंथ का, फिर 899 वाला प्लान है हमारा 3 मंथ का। इस तरीके के सभी प्लान्स अवेलेबल है, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के प्लान यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं आपका 599 वाला प्लान उठाऊँगा, 3 मंथ वाला, क्योंकि मुझे वो बुक करना है। आप जो भी कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको जो है कस्टमर को प्लान दे देना है। तो मैं इसको सिंपली इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये कहेगा कि आप अपॉइंटमेंट बताइए कि कब की फ़िक्स करनी है, ठीक है। तो हमेशा आपके इंजीनियर, आपके एमएस भी यही बोलते होंगे, और जो आपके सेल्स लीड है वो भी यही बोलते हो कि जो भी आप अपॉइंटमेंट उठाओ वो 2 दिन बाद की उठाओ। अब 2 दिन बाद की किस लिए उठानी चाहिए मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। वैसे आपके एमएस ने ऑलरेडी क्लियर किया होगा, पर मैं भी कर देता हूँ। क्योंकि 2 दिन बाद की क्लियर इसलिए उठानी चाहिए जिससे कि अगर हमारा इन केस सेम डे कनेक्शन नहीं लग पाता तो अगले दिन लग जाएगा। और अगले दिन लगने में उसमें क्या है कि जो उसका SLA होता है, जो उसकी टाइमिंग पीरियड का जो एक्यूरेट टाइम होता है वो 2 दिन का हमने लिया हुआ है, तो उस बीच में लगता है तो सिस्टम में कोई एरर नहीं आता। बट अगर हमने सपोज़ करो हमने 1 घंटे बाद का स्लॉट उठा लिया, राइट,
अब 1 घंटे बाद में तो वर्क ऑर्डर ही आगे मान ले, भले ही आपका इंजीनियर साथ में खड़ा है तो फिर भी आप 2 दिन बाद का ही उठाओ, तो उससे क्या रहेगा, उसकी एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि भैया कस्टमर ने टाइम तो 2 दिन का लिया था इसने, बट कनेक्शन लग गया एक सेम डे पे, तो उससे आपका ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अगर इनकेस आपने 2 दिन का टाइम नहीं लिया, 1 घंटे बाद का ले लिया और इंजीनियर उसको 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या अगले दिन क्लोज करेगा, तो उससे आपका ही प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी और उससे क्या रहेगा कि उसमें एमएस भी आपको बोलेगा, क्योंकि एमएस की प्रोडक्टिविटी भी गिरेगी और इंजीनियर की भी गिरेगी, क्योंकि इंजीनियर के पास में टाइम था 1 घंटा बट उसको लग गया 2 घंटे या उससे अगले दिन का टाइम। ठीक है, तो आपको मेजरली करना क्या है, आपको 2 दिन बाद का टाइम पीरियड उठा देना है। अब मेरे पास देखो आज 6 तारीख है, ये कह रहा है कि भैया आप सेम डे पर उठाओगे या न, तो मैं नेक्स्ट डे पर उठाऊँगा और मैंने इसको कन्फर्म कर दूँगा। कन्फर्म करने के बाद अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। अब इसके कह रहा है कि आईपी सेटअप बॉक्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए भैया, बिना सेटअप बॉक्स के तो प्लान ही नहीं है। इसको हम इस पर वाईफाई पे करेंगे और उसको डन कर देंगे। डन करने के बाद डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीके की हमें डिटेल्स ये दे देगा। अब आपको मैं सिंपल एक चीज़ और बताता हूँ इस पेज के मामले में। इस पेज पे हमेशा आपको क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट अपने पास में रख लेना है। जब ये तब तक ज़रूरी है जब तक कस्टमर का कनेक्शन बुक कंप्लीट लग ना जाए। क्यों ज़रूरी है मैं वो अभी आपको बता देता हूँ। वो इसलिए ज़रूरी है, इन केस अगर कस्टमर कनेक्शन नहीं लग पा रहा, कोई भी रीज़न हो सकता है XYZ, मैं वो रीज़न आपको कंप्लीट कर बताऊँगा तो वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने वो रीज़न पहले पार्ट में बता रखा है। ठीक है, तो मैं फिर भी एक कुछ रीज़न एक रीज़न आपको बता देता हूँ। इनकेस आपने बिल्डिंग आईडी उठाई, कनेक्शन बुक कर दिया, बट जब इंजीनियर आया उसको फिजिबिलिटी नहीं मिली वहाँ पे लगाने के लिए, टावर नहीं आया या आपको रेंज उसको कनेक्टिविटी सही नहीं मिली, तो उसने वो नहीं लग पाया, उसने मना कर दिया कि सर नहीं लगेगा। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपको क्या रहेगा कि आपके पास में सारा डाटा रहेगा। तो उसमें आपके एमएस पूछेंगे, जो आपके टीम लीडर है एमएस ने एक बार आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, यार कैसा कनेक्शन बुक करके आया, वो कनेक्शन तो लगा ही नहीं, या तो तूने बिल्डिंग आईडी गलत उठा रखी थी या तूने सही तरीके से बुक नहीं करा। ठीक है, तो आपको उसको मेजरली सारी डिटेल्स दिखा सकते हो, क्योंकि सर मैंने सारी डिटेल्स एक्यूरेट भरी हुई है, सारी बिल्डिंग आईडी के हिसाब से सब चीज़ ठीक है। दूसरी चीज़, अब एक सिनेरियो ये होगा, एक सिनेरियो क्या है कि मान लिया इन केस कस्टमर का कनेक्शन रिजेक्शन आ जाती है। रिजेक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू पे आती है कि आपने डिटेल्स गलत फिल कर दी या कभी कभी गलत डिटेल्स फिल नहीं करी, सिस्टम से एरर आया, उसका कनेक्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। तो उस सिनेरियो में जब एमएस आपका बोलेगा कि भैया यार तूने तेरे पे DKYC करनी भी नहीं आती, कि तूने सीखा ही क्या है अब तक, मान लिया आपने 2 साल हो गए 1 साल हो गया, तूने DKYC करनी भी नहीं सीखी, तेने करा क्या, कनेक्शन कस्टमर कनेक्शन कैंसिल हो गया, तुम्हारे L1 का फ़ोन आएगा, वो तुम्हें सुनाएगा। तो उस सिनेरियो में क्या रहेगा कि आपके पास अगर स्क्रीनशॉट रहेगा तो आपको स्क्रीनशॉट उसको भेज सकते हो और आप एमएस को, और एमएस से ये भी पूछ सकते हो सर क्या पॉइंट में वो रिजेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, किस पॉइंट में वो रिजेक्शन दिखा रहा है, तो उससे उनके पास में वो पॉइंट आ जाता है कि मिसमैच में दिखा रहा है या कुछ और प्रॉब्लम में दिखा रहा है। तो उस सिनेरियो में आपको वो डिटेल्स सर को भेज देनी है कि सर देखो मैंने सब चीज़ एक्यूरेट डाल रखी है, ये सिस्टम एरर है, मेरा पर्सनली कोई एरर नहीं है। तो इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेने में ये फ़ायदा है। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट हो जाए, कस्टमर का कनेक्शन लग जाए, आप इसको फ़ोटो अपना डिलीट कर दो, ज़रूरी नहीं आप मेमोरी भर के रखो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें इसलिए रखनी होती है। अब इसको हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब ये कह रहा है कि आपके पास में एक OTP जाएगा, कस्टमर के पास में भी और जिस कनेक्शन से हमने बुक किया है जिस नंबर से उस पर भी। तो मैं सिंपल यहाँ पे OTP डालूँगा। ठीक है, मेरे पास में दोनों OTP है मेरे पास में वो आ चुके हैं। मैं OTP डाल के आपको फिर दिखा। अब मैंने दोनों OTP डाल दिए हैं। इसमें देखो 2 OTP इसलिए जाते हैं, एक OTP जाता है जिस कनेक्शन से जिस नंबर से आपको कर उस पर एक OTP आएगा, यानी जो आपका LR नंबर है, आपका जो कंपनी में रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा। दूसरा OTP जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो अपने कस्टमर का नंबर रजिस्टर किया है। अब देखो एक चीज़ और भी बता देता हूँ, अगर कस्टमर इन केस आप कस्टमर से पहले ही पूछ लेना है कि सर जो आप नंबर डलवा रहे हो क्या ये नंबर आपके पास में है या ये नंबर अभी चालू है या इस नंबर में रिचार्ज है। अगर इन केस में इन तीनों पॉइंटों में से एक भी चीज़ें नहीं है, सपोज़ करो उसके पास नंबर तो है पर रिचार्ज नहीं है, तो OTP नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर उसके पास में रिचार्ज तो है, नंबर भी है पर आप उसके पास नहीं है, या उसके पास में नंबर भी है रिचार्ज भी है बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा है, तो उस सिनेरियो में क्या है कि OTP नहीं जा पाएगा। तो उसको करना क्या है कि आपको ये तीनों चीज़ें टिक मार होनी चाहिए, रिचार्ज भी होना चाहिए उस सिम में, उसके पास में होना चाहिए, दूसरी चीज़ वो नंबर चालू होना चाहिए। इनकेस चालू होना चाहिए, अगर उसके पास नहीं है तो फ़ोन करके उस बंदे के पास से OTP पूछ सकता है जिसके पास में वो नंबर है। ठीक है,
तो सिंपली आपको वही नंबर डालना है जो नंबर करंटली चालू हो और उसमें रिचार्ज हो, क्योंकि तभी OTP जाएगा। अगर OTP नहीं आएगा जाएगा तो आप इसको आगे प्रोसीड सबमिट फाइनल पे नहीं कर सकते। तो हमने OTP डाल के उसको वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना है। अब आई थिंक इसमें OTP कुछ मिसमैच हो गया है, तो मैं OTP एक बार दोबारा ऊपर नीचे करके डाल देता हूँ। तो हम वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट होने के बाद OTP वैलिडेशन सक्सेसफुली इन्होंने दिखा दिया, इसने आप फाइनल प्रोसीड करेंगे। अगर आपने यहाँ तक की पूरी वीडियो देखी है स्टेप टू स्टेप, तो मैं 101% कह सकता हूँ कि आपका रिजेक्शन नहीं आएगा और आप स्मूथली कस्टमर का कनेक्शन ईजिली बुक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखने में कोई भी पॉइंट मिस करा है, कोई भी पॉइंट आपने छोड़ दिया या स्किप कर दिया, या आपने जल्दी देखने के चक्कर में मेन पॉइंट देखने की कोशिश करी, तो हो सकता है कि आपका रिजेक्शन आ जाए और रिजेक्शन आने के बाद में कस्टमर का पेमेंट फंस जाए। अगर आपका कस्टमर का पेमेंट फंस गया, रिटर्न तो आ जाएगा, रिफ़ंड तो आ जाएगा, बट वो 1 हफ्ते बाद आएगा। और 1 हफ्ता मान लिया, सपोज़ करो किसी चीज़ की नीड आपको अभी है, अब वो मिल रही है चीज़ आपको 1 हफ्ते बाद, तो आपको कैसा लगेगा? पर्सनली आप खुद सोच सकते हो उस चीज़ों को। तो ये चीज़ें मत करना, सारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे क्या रहेगा कि आपका कोई भी आपका पॉइंट मिस नहीं होगा और आपको कस्टमर को रिजेक्शन नहीं आएगी, जिससे कि उसका पेमेंट भी नहीं फंसेगा और इजीली उसका स्मूथ कनेक्शन लग जाएगा और आपको भी बेनिफिट होगा, आपका भी कुछ ना कुछ इंसेंटिव बनेगा और इंसेंटिव बनने के बाद में आपको भी कुछ ना कुछ उसका सैलरी में एड ऑन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं इस चीज़ में। अगर कस्टमर ने लीड पहले डलवा रखी है, सपोज़ करो कस्टमर ने 1000 रुपये पहले करवा दिया कि सर 1000 रुपये इसमें पे कर, मैंने पहले से लीड दे रखी है, तो मेरा 1000 रुपये तो माइनस होगा, बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि उसने 1000 रुपये लीड दे रखी है। तो अगर उसने 1000 रुपये लीड दे रखी है, तो जहाँ पे हमारा 2221 रुपये की अमाउंट दिखा रहा है, तो उसका अब यहाँ पे दिखाएगा 1221 रुपये की अमाउंट, क्योंकि उसने 1000 रुपये लीड दे रखी है। अब उसमें क्यों दिखाएगा, वो कैसे दिखाएगा, मैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर उसमें उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, जिस मोबाइल नंबर से उसने लीड डाल रखी है, उसी नंबर को आपको कनेक्शन के रजिस्टर मोबाइल नंबर में डालना है। ठीक है, इन केस अगर कस्टमर बोलता है कि सर मेरा जो नंबर से मैंने लीड डाली थी वो नंबर अलग है और मुझे रजिस्टर दूसरा नंबर करवाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट उसके पास में OTP जाएगा, जिस नंबर से उसने लीड डाली थी उस नंबर पर OTP जाएगा और OTP डाल के उसको सबमिट कर दोगे आप। सबमिट करने के बाद में उससे आप वो 1000 रुपये वहाँ पे माइनस हो जाएंगे। और वो कैसे डालना है, जैसे देखो आपको गिफ्ट अमाउंट ऑन मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में, तो इसमें मैं अभी क्लिक नहीं कर सकता, अगर मैं क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास में लीड नहीं है, और ये अगर मैं इसको बाद में स्किप करूँगा तो पूरा प्रोसीजर स्किप हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इस नंबर पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में वो अपना मोबाइल नंबर मांगेगा, वो जो उसका गिफ्ट कार्ड यानी कि उसने लीड करते टाइम में बुक किया था वो नंबर डाल देना है। और नंबर डालने के बाद उस पर वेरीफाई करने के लिए एक OTP जाएगा। वेरीफाई करने के लिए जैसे उस पर OTP जाएगा, OTP कस्टमर से लेके OTP सबमिट करने के बाद में उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में तुरंत जितना भी उसने लीड पे किया है, सपोज को उसने 1000 रुपये पे किया है या 100 रुपये पे किया है या 50 रुपये पे किया है या कोई भी XYZ अमाउंट पे किया है, वो ऑटोमेटिकली माइनस होकर उसका अमाउंट दिखाने लगेगा। अगर इनकेस उसने कोई लीड ही कंज्यूम नहीं करी है, नहीं डलवाई आज तक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको सिंपल जिस तरीके से प्रोसीजर बताया गया है स्टेप टू स्टेप, वो ही आपको करना है। ठीक है, तो अब मैंने इसको मैं फाइनली लेके जाऊँगा। मैंने पेमेंट लिंक पे क्लिक कर दिया है। पेमेंट लिंक, अब पेमेंट लिंक का 2 ऑप्शन है। देखो मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। पेमेंट लिंक आप जो नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया है उस पर भी भेज सकते हो। अगर कस्टमर कहता है कि नहीं सर मेरे इस नंबर पे पेमेंट लिंक मत भेजिए, किसी और पेमेंट लिंक पे भेज दीजिए, नंबर पे भेज दीजिए, क्योंकि मेरा ये नंबर किसी UPI में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप इजीली भेज सकते हो। ठीक है, इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है कि सर यार मैंने तो, सर आपने तो ये रजिस्टर करवा दिया, आप मैं दोबारा लिंक उस पर कैसे भेजूँगा, तो ईजिली आप भेज सकते हो। आपको उसके लिए करना क्या है, आपको जैसे मोबाइल नंबर आ रहा है ना, इसको स्किप कर देना है सारे को इस तरीके से, और जो कस्टमर मोबाइल नंबर डलवाना चाहता है वो मोबाइल नंबर डाल के उस पर लिंक भेज देना है। तो मैं सिंपली आपको डाल के बता देता हूँ। अब देखो हमने रजिस्टर दूसरा मोबाइल नंबर किया था, बट हम लिंक भेजेंगे दूसरे मोबाइल नंबर पे, क्योंकि सपोज करो अगर कस्टमर आपको इस तरीके से बोलता है तब, तो आपको ये मोबाइल नंबर डाल के इसको सिंपली सेंड लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पे सेंड लिंक पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक सेम नंबर पे, देखो आप हमारे नंबर पे ऊपर आपने नोटिफिकेशन में देखा है, नोटिफिकेशन आ चुकी है
कि अपना जो है पेमेंट कर दीजिए, आपका पेमेंट लिंक आपको रिसीव हो गया है। अब जैसे पेमेंट लिंक कस्टमर को रिसीव होता है तो उसको लगभग आपको 30 सेकंड रोकना है या 1 मिनट कि सर अभी इस पे लिंक पे क्लिक ना करें, क्योंकि एकदम अगर वो लिंक करता है तो उसमें एरर आ जाता है 5 मिनट का। तो इस वजह से 5 मिनट का एरर आएगा तो वो कहीं ना कहीं उसको भी वेस्ट होगा और आपका भी। तो उसको बोल देना कि सर इससे पहले आप 30 सेकंड रुक जाइए। जैसे ही 30 सेकंड वो रुकता है उसको कह दीजिए कि हाँ सर आप पेमेंट लिंक ओपन करके उस पर पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पेमेंट लिंक खोल के भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप पेमेंट, देखो ये टाइमिंग दिखा रहा है कि पेमेंट आपकी 15 मिनट के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अगर 15 मिनट के अंदर आपको नहीं हो रही है तो आपको फिर सेम लिंक पे पेमेंट नहीं करवानी, क्योंकि फिर वो पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं होगा और आपका कस्टमर पेमेंट फंस जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आप इस पर चेक करते रहे तो अगर कस्टमर बोलता है कि ऐसे थोड़ा सा वो टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वो टाइम लग रहा है, उसने ऐसे ऐसे करके 15 मिनट से ऊपर कर दिया, तो आपको क्या करना है कि सिंपली सर आप रुक जाइए, इस लिंक पे पेमेंट ना करिए, मैं दूसरा लिंक आपको भेज रहा हूँ सेम ही मोबाइल नंबर पे, उस पर आप क्लिक करना। क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करोगे ये पेमेंट लिंक एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि ये 15 मिनट तक ही वैलिड रहता है। उसके बाद आपको दूसरा लिंक फिर से भेजना होगा सेम इस तरीके से प्रोसेस करके। रिसेंड लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना, 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक उसके पास दूसरे लिंक चला जाएगा और उसको 2 मिनट बाद खोले, क्योंकि वो फिर 2 मिनट के बाद में वर्किंग करेगा, सेम टाइम पे वर्किंग नहीं करेगा, 2 मिनट बाद उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है, तब उसका पेमेंट वो कर सकता है। मैं अब पेमेंट लिंक आपको ओपन करके दिखाता हूँ किस तरीके से उसको हमें पेमेंट करनी है। देखो जैसे ही हमने पेमेंट लिंक पे ऑप्शन ओपन किया, हमारा सारा डिटेल्स आ गई कि एयर फाइबर कनेक्शन है, 599 रुपये वाला प्लान है हमारा 3 मंथ का, और 2222 रुपये यानी कि अप्रोक्सली हमारा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2221.46 है तो 2222 रुपये आप मान सकते हो। तो हम यहाँ पे हम पे करेंगे। पे करने के बाद देखो कुछ ये चीज़ें ऑप्शन दिखा देगा। अब हम इसे यूपीआई से भी पे कर सकते हैं, मतलब हम यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, अपनी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसके अकाउंट के वॉलेट में पैसा पड़ा हो तो वॉलेट से भी कर सकता है और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकता है। तो 5-6 चीज़ें तरीके से वो अपनी पेमेंट कर सकता है। अगर कस्टमर बोलता है कि सर मेरे पास में तो यूपीआई नहीं है, मैं तो नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। अब वो बोलेगा सर मैं ना नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ ना यूपीआई, मेरे पास में तो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो बिल्कुल सर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। तो वो पेमेंट हर तरीके से कर सकता है। मोस्टली हर कोई लोग आज की डेट में यूपीआई भी यूज़ करते हैं, यानी कि अगर 99% तो लोग यूपीआई यूज़ करते हैं, कैश बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी अगर मान लिया कोई कस्टमर बोलता है कि सर मेरे पास में तो कैश है, मैं ऑनलाइन पे नहीं कर सकता, प्लीज़ आप मेरी तरफ से आप पे कर दीजिए, मैं आपको पैसा रिफंड मतलब कैश दे दूंगा। तो अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी तरफ से पेमेंट कर दीजिए, कस्टमर से पेमेंट ले लीजिए कैश में। अगर नहीं है तो आप किसी आसपास वाले से मतलब उसको भी बोल दीजिए सर आप भी खुद करवा लीजिए, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। अगर आपको दोनों से ही नहीं होता, मान लिया आपके पास में भी नहीं है, मंथ एंड में होता है पॉसिबिलिटी कि भाई सैलरी नहीं आई सर, पैसा नहीं है किसी के पास भी, तो प्लीज़ आप ही चेक कर लीजिए। तो उसको बोलिए अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, क्या है कि सर एक बार बिजली साइबर कैफ़े पे चले जाइए, साइबर कैफ़े वाले से आप पेमेंट करा दीजिए। उससे क्या होगा कि उसको आपको बस 10-20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो मैं खुद से भी दे दूँगा। अगर आपने ये मान लिया कस्टमर आपसे देखो लेगा नहीं, अब ये चीज़ें बोल दो, कस्टमर बहुत कम रेयर चांस होगा कि कस्टमर आपसे पेमेंट लेगा। उससे क्या रहेगा कि हाँ यार इंजीनियर अच्छा है या सेल्समैन अच्छा है कि वो खुद से भी पे करने के लिए तैयार है, 10-20 रुपये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो वो वहाँ से जाकर पेमेंट करा देगा और आपका कनेक्शन पेमेंट की कंप्लीट हो जाएगी, मतलब पेमेंट कनेक्शन की जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। बट रेयर चांस होता है ये चीज़ें कि हाँ ऐसा वहाँ तक साइबर कैफ़े तक बात जाए या उन तक जाए, कस्टमर ही खुद से पे कर देते हैं क्योंकि उनके पास में यूपीआई डेबिट कार्ड होता है। अगर उनके पास नहीं है तो आप बोल दो कि सर आपके किसी के यार दोस्त के पास हो तो आप बता दीजिए, उनसे आप बात कर लीजिए, मैं उनके पास में पेमेंट लिंक भेज दूँगा, आप उनको कैश दे देना। तो इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो वो कस्टमर यूपीआई या नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट करके उसको सबमिट कर सकता है। अब मैं आपको फाइनली यहाँ तक ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पेमेंट करूँगा तो मेरा पेमेंट फंस जाएगा क्योंकि मुझे मेजरली कनेक्शन नहीं लगाना। मैं आपको बस जस्ट डेमो वीडियो दिखाई है। तो आपको करना क्या है, जैसे कस्टमर की पेमेंट हो जाएगी तो आपको मैं दोबारा से आरपोज के पेज पे ले जाता हूँ और आपको पेमेंट होने के बाद में आपको जो चेक स्टेटस है इस पर क्लिक कर लेना है। अब इस पर हम जैसे देखो अभी मेरी पेमेंट नोट रिसीव दिखा रहा है क्योंकि अभी पेमेंट हमने नहीं करी है। तो जैसे ही वो पेमेंट हो जाएगी वो चेक स्टेटस पर आपने क्लिक करोगे तो उस पर URL नंबर करके आपका जो बारकोड है वो आ जाएगा और आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने MS या L1 जो भी है आप उसको भेज देना, जिससे क्या होगा
कि वो उस बेस पे वर्क ऑर्डर आईडी बनेगी, वर्क ऑर्डर आईडी किसी इंजीनियर पे लगा के उसको वहाँ पे भेज देंगे लगाने के लिए, ठीक है। तो फाइनली ये प्रोसेस था हमारा एयर फाइबर कनेक्शन बुक करने के लिए, या कोई भी कनेक्शन आप इस तरीके से बुक कर सकते हैं। एयर फाइबर करना हो, एयर फाइबर प्लस करना हो, या फाइबर का कनेक्शन बुक करना हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपने वीडियो यहाँ तक कंप्लीट देखी है तो मैं 101% की गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई भी चीज़ रिजेक्शन में नहीं जाएगी, आपका पेमेंट कभी नहीं फंसेगा। और अगर इनकेस 1% पर अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तब भी, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट कमेंट में नहीं भेज सकते तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो कि सर मेरा ये प्रॉब्लम आई है, तो मैं आपको पर्सनली अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, जिससे कि आप मुझे व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। और उस चीज़ों को मैं खुद मॉनिटाइज करूँगा कि आपने क्या, मेरी गलती थी, आपकी गलती थी। अगर हो सकता है मेरी भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। तो अगर गलती होगी तो हम उस गलती को सुधारेंगे, और आप भी कोशिश करें कि अपनी गलती को सुधारें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो आप हमें हाईली कमेंट करोगे। और जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए, जिस पॉइंट पे भी आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ हमें वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए। हम उसी पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमें एक वीडियो कमेंट में बहुत आ रहा है कि सर टीवी डेमो पे वीडियोस बनाइए, तो मैं उसके लिए आपको सभी को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ईजिली नहीं होता कि कस्टमर के घर पर जाना और उसको वीडियो का डेमो, मतलब टीवी का डेमो टाइम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसमें कुछ चीज़ आपको लाइव बताता भी हूँ, तो कस्टमर के घर पर जाकर अगर मैं अपना कैमरा रिकॉर्ड ओपन करके वीडियो बनाऊँगा, तो आपको भी, आप सभी को पता है कि कोई हमारे कमरे पे घर पे आए और वीडियो बनाए तो अच्छा नहीं लगता। तो बहुत रेयर चांस होता है कि कोई कस्टमर परमिशन देता है, कोई कस्टमर परमिशन नहीं देता। तो अगर जब भी मुझे ऐसा कोई कस्टमर मिलता है कि हाँ वो परमिशन अलाउ कर देता है, तो मैं आपके लिए डेडिकेशन एक्यूरेट पूरी एंड स्टेप टू स्टेप उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा, और जल्दी कोशिश करूँगा कि लाने के लिए। तो प्लीज़ मुझे उस चीज़ के लिए थोड़ा क्षमा करें कि मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ। तो बट वेट कर सकते हो प्लीज़ मेरे लिए भी, और मैं आपकी वीडियो को जल्दी लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि हाँ ये हमें हेल्प करेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए जिन लोगों को इस वीडियो से हेल्प होगी। इससे क्या होगा, क्योंकि वो भी अपना काम स्मूथली कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की जय।